सो गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एंड भाई देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर, मैंने इसे कंप्लीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है, सो उसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है। और पहले मेरा टारगेट है 200 लाइक्स। अगर आप कंप्लीट कराते हो देन डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो करने वाला हूँ एंड आई थिंक आप करा दोगे। सो बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही है, जैसा आप एग्ज़ाम पे कंज्यूम करते हो, जैसा सब कुछ एवरीथिंग एग्ज़ाम की तरह यहाँ पे मैंने किया है। बस आप एग्ज़ाम पे ऑनलाइन देते हो, यहाँ पे भी ऑनलाइन की तरह ही कर सकते हो, बट आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपना कॉपी पेन उठाना पड़ेगा एंड तभी जाके कर पाओगे, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो 4 to 5 न्यूमेरिकल्स होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बेस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल कुछ थ्योरेटिकल। सो आप बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह कंडक्ट में सॉल्व करोगे, देन आपको पता चलेगा कि भाई हाँ कैसी प्रिपरेशन है। सो ऑल द बेस्ट एंड अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि भाई आउट ऑफ 25 फिजिक्स पे आपका कितना स्कोर रह रहा है। अगर मेरा यहाँ पे मैं आपको एवरेज कट ऑफ बता दूं, जो मैंने यहाँ पे कट ऑफ रखा है 15+। अगर आपका स्कोर 15+ जा रहा है देन डेफिनेटली यू विल बी इन अ सेफ जोन, मीन्स आप सेफ जोन में रहोगे। एंड आई थिंक अभी आप सेफ जोन पे हो, देन एग्जाम तक तो बिल्कुल हो ही जाओगे। सो डोंट वरी एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो मेल वगैरह पे करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, और क्वेश्चंस बोथ लैंग्वेज पे मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुदैर्ध्य स्थिति में बार चुंबक के केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इन अ लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ऑप्शन। देखो 2mr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर, 2mr/l², और थर्ड नंबर μ0/4π इंटू 2mr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर, और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है वो है μ0/4π इंटू 2mr/r² माइनस l²। सो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। पहला नंबर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ऑप्शंस दिए हुए आपको अभी आई थिंक आपने इतनी देर में तो निकाल ही लिया होगा, ऑप्शन भी मैंने बोल दिए। सो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, अदर से भी बन रहा होगा उससे भी बताऊंगा। सो 1 का राइट आंसर पता है कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, μ0/4π इंटू 2mr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ओके, देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटीज। अभी यहाँ पे मैंने हिंदी नहीं किया, बट कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। एक ऐसा उपकरण जो हम आर्द्रता मेजर करने के लिए यूज करते हैं, सिंपल सा है। एनीमोमीटर मीन्स पवन के वेग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वायु के मीन्स वेग को, वेलोसिटी को, स्पीड को मान लो मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे पूछ रहा है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का, ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज करता है। सो सेकेंड का राइट आंसर बी था, आई थिंक आपने लगाया, तो अभी तक आपका 2 and 2 मीन्स 2 स्कोर रहा। ओके गुड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की समय अवधि क्या है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो क्या 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 किया क्या किया जल्दी बताओ। 24 आवर किया है तो भाई आप राइट हो, ठीक है, 24 आवर राइट हो, 3 के 3 नंबर आ गए। गुड। नेक्स्ट है, एक प्लस इलेक्ट्रॉन पॉइंट मीन्स चार्ज के बारे में, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ अ फोर्स अबाउट अ प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज आर मीन्स परिपर्त और दक्षिणावर्त, परिपर्त और वामावर्त, रेडियल बाहर या रेडियल अंदरूनी। सो क्या होगा 4 का राइट आंसर। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इसका राइट आंसर रेडियल बाहर होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो आउटवर्ड। ओके, रेडियो आउटवर्ड। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज आर। ओके, रेडियल बाहर होगा, ठीक है, रेडियल आउटवर्ड होगा। सो 4 का ऑप्शन नंबर सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इनमें से सदिश राशि को अपने को बताना था। ऑप्शंस जो हुए हैं, ठीक है, ये प्रेशर होता है, इम्पल्स होता है, ग्रेविटेशनल आपका क्या बोला, एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। सो डी नंबर हो जाएगा फ्रिक्शन, एफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो मैं आपके बेसिस पे बता दूं। 5 का जो आवेग होता है, इम्पल्स होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता है। एक सुपर कंडक्टर की चालकता। अभी तक मैं बोल दूं पहला नंबर ही क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार था, क्या जो भी उसके बाद जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इजी थे, बट अभी आगे बढ़ते जाना तो लेवल देखना भाई बिल्कुल तगड़ा सा मिलेगा आपको। ओके, सुपर कंडक्टर की चालकता है क्या होती है, इन्फिनाइट, वेरी लो, वेरी हाई एंड जीरो। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट। सो आई थिंक आपका भी राइट था, 6 के 6 नंबर जिसके, तो भाई साहब वेरी वेल। ओके, देन नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे किया है, ये थोड़ा सा हट के देखो i + 3j + 4 के बिंदु से बिंदु ए से बिंदु पर लगने वाले बल F = इतने का आघूर्ण क्या है, जहाँ पे ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो ऑप्शंस अपने सामने ये हैं। अब इसे कैसे करोगे, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले क्या होगा, 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लेते हैं लेट P जो अपना दिया हुआ है ये है i मतलब 1 + 3 मतलब 1, 3, 4 एंड a = क्या दिया हुआ है, a = ये दिया हुआ है -4 एंड 4 और 1। अपनी अपनी कॉपी पे लिखते जाना, ठीक है। बी द गिवन पॉइंट्स, ये अपने पॉइंट्स दोनों के दोनों दिए हुए हैं। अपने को पी ए निकाल लेना है भाई। पी ए निकालने के लिए आपने 12th में पढ़ा होगा, जब आपको पी बी निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते थे ना, अभी भी तो करते हो। सो सेम, सो बाद वाले में पहले को हम घटा देते हैं, तो इसमें अपने को इसे मीन सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। पी ए में मतलब कि मेरा कहने का मतलब है -4, 4 + 1 ऐसे 1 देन -1, 3 एंड 4। सेम को घटा देंगे, कुछ अपना पी ए आ जाएगा। तो चलो घटा देते हैं। आने के बाद क्या आ जाएगा, -5i +j। फोन की स्क्रीन पे ऐसे ही बनता है। सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। आई थिंक आप अपने कॉपी पे कर रहे हो तो बिल्कुल फटाक से कर पाओगे, मुझे भी टाइम नहीं लगता। देन 3k, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अभी इतना मिल गया, अभी बस एफ निकाल लेना है, फोर्स निकाल लेना है। तो एफ कैसे होगा, एफ = बस बना लो जाके ij और दोनों की दोनों वैल्यू, एक ij 1, 1, 1 एक इधर हो जाएगा और एक जो आपका निकला -5 और 1 और -3। इसे सॉल्व करके आपको अंडर रूट निकाल देना है। अब इसे सॉल्व करना आई थिंक आपको आता होगा, रो और मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 12th वाला, और अभी भी है आपके एग्जाम पे एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट, तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, 4i + 2j -6k, ठीक है। अभी आपको इसका मॉड निकाल देना है। मॉड निकालोगे देन मीन्स स्क्वायर कर देना, तो 16, 4 एंड 36 टोटल जाके ऐड करोगे तो 56 आई थिंक आ जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, कॉपी करना ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इजी है बट अपने को ये वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आता है। क्वेश्चन क्या है, दी गई विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी और गामा किरणें, अवरक्त, रेडियो। नेक्स्ट, इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं। अरेंज द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द दियर वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव। सो कैसे करेंगे बताओ भाई। यहाँ पे पूछा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करना है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं करना। तो देखो फ्रीक्वेंसी देखो ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ऊपर सबसे कम होती है। इस बात को आई थिंक आप सभी को पता होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का अपना राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब नीचे से चलते सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, मतलब आवृत्ति गामा किरणों की होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए पहले वो बता देता हूँ कैसे होता है, मैंने ट्रिक से याद कर रखा है। गैप डाल दें, मतलब गामा किरणें होती हैं और उसके बाद आती हैं गामा और एक्स, गामा और एक सेकंड रुकना, गैप डाल दे, इस वे से मैंने, तो गामा हो गया, एक्स हो गया, पराबैंगनी हो गया, दृश्य हो गया और लास्ट में लघु तरंगे, उसी को रेडियो तरंगे बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी देखो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। इंफ्रा मतलब अवरक्त, अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी और गामा रेज जो लास्ट में सबसे ऊपर आती हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्कस कर लूँ तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी में अपोजिट हो जाएंगी। बट अगर यहाँ पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पूछ रहा था ना, सो उस बेसिस पे अपना राइट ऑप्शन नंबर 3 था। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रोशनी क्यों नियोजित है, वाई इज रेड लाइट एम्प्लॉयड फॉर डेंजर सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये तो आई थिंक आप सभी के लिए ऑप्शंस, लाल रंग आंखों के लिए सुखद है, लाल रोशनी कम से कम बिखरी हुई है, या बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग जो होता है वो कम से कम बिखर पाता है, मीन्स उसका स्कैटरिंग जो होता है वो कम हो पाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 पहले 10 डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्या है, चरण दर ट्रांसफर में कौन सी मात्रा बढ़ी है, तो विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, वैसे आपके एग्जाम पे मैंने देखा भी है कि ट्रांसफार्मर किसके संरक्षण मीन्स अन्योन प्रेरण होता है, वो किसके मीन्स ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। सो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा कि चरण दर ट्रांसफार्मर में कौन सी मात्रा बढ़ी है, विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, करंट। ओके ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग, आई थिंक आप सभी पढ़ो।
11 है, स्थिर प्रवाह L से ले जाने वाला एक स्क्वायर लूप एक लंबे सीधी कंडक्टर के पास क्षैतिज विमान में रखा जाता है, जो कंडक्टर से दूरी d पर एक स्थिर वर्तमान L1 ले जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। लूप का अनुभव होगा। देखो ऑप्शंस चलते हैं 11 के बाद ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। कंडक्टर से दूर एक शुद्ध प्रतिकूल बल, एक शुद्ध टोक क्षैतिज विमान के लिए लंबवत ऊपर की ओर अभिनय। नेक्स्ट यहाँ पे क्षैतिज विमान के लिए सामान्य नीचे एक शुद्ध टोक अभिनय। या नेक्स्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एक कंडक्टर की ओर एक शुद्ध आकर्षक बल। सो अपना राइट आंसर होगा ना क्वेश्चन नंबर 11 का, वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि कंडक्टर की ओर एक शुद्ध आकर्षक बल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, आई थिंक आप सभी का ये राइट हुआ होगा और बहुत कम लोगों का, ऑलमोस्ट 30% लोगों का ही ये मेरे अकॉर्डिंग राइट हुआ होगा, बट जिन का राइट हुआ है ऑल द बेस्ट। कोई जिसका राइट नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ने से पहले भाई मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, एयरफोर्स, एक्शन, वाई ग्रुप, नेवी, डबल एसएसआर, उसी के लिए तो कर रहे हो, तभी तो यार टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह के टेस्ट लगाने हो ना तो परीक्षा ऐप जरूर चेकआउट करना। वहाँ पे मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 डाल देना, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो हम ऐसे प्रैक्टिस सेट करते हैं ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन देना अपना रैंक चेक करना 30 to 40 रुपीज़ आई थिंक ज़्यादा पड़ेगा, बट ऑनलाइन और उससे ज़्यादा डबल आई थिंक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ऑनलाइन देने को मिलेगा। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज यूर एवरीथिंग। ठीक है, बट मेरा कूपन कोड डालना मत भूलना, क्योंकि 40% डिस्काउंट एंड मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। सो चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, बताओ भाई एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0, वेरी लो, वेरी हाई या इन्फिनिटिव। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आदर्श वोल्ट मीटर का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज वोल्टेज स्रोत 60 ओम के रेजिस्टेंस से मींस प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है। एक पूर्ण आवर्तन पर प्रतिरोध के कारण खपत हुई कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसे लिख लेते हैं। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट और हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इतना रेजिस्टेंस दिया हुआ है। देन अपने को पता है पावर कंज्यूम्ड बाई रेजिस्टेंस इज गिविंग क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू I। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन, फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाई R होता है। आई थिंक आप सभी को ये फार्मूला पता भी होगा। देन नेक्स्ट करते हैं, बस इसी में अपने को वैल्यू जाके पुट कर देना, I इक्वल टू V बाई आर में अपना राइट आंसर आई थिंक आ जाएगा। सो कैसे करना, I इक्वल टू V बाई आर, तो 240 अपान R कितना है, R है 60, तो चलो 60 काट दो, कितना आ जाएगा I का वैल्यू 64 मीन्स 4 एम्पियर। ओके, I का मान आ गया 4 एम्पियर। चलो जाके उस पर अभी क्या फार्मूला लगाएंगे, नेट पावर कंज्यूम्ड बाई रजिस्टर। ठीक है, ओके, सो अपना फार्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई, और I कितना निकाला आई थिंक अभी 4 निकाला आपको। V कितना दिया हुआ है 240, तो 240 गुणा 4 भाई सब कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से गुणा करा लो। 400 4 4 जा 16, देन 6 एंड कितना है 1 4 2 जा 8 एंड 9 960 वाट अपना राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बाहर निकाले गए प्रकाश विद्युतीय इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा स्थिरांक पर आधारित है। किस पे आधारित है, किसकी स्थिरांक पर आधारित है, चलो ऑप्शन देख लेता हूँ। डिराक के स्थिरांक, गॉस के स्थिरांक, बैलिस्टिक के स्थिरांक या प्लैंक के स्थिरांक, किसके स्थिरांक पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर क्या होगा। सो आई थिंक ये तो काफी इजी होगा। फ्लैंक स्थिरांक, फ्लैंक कांस्टेंट आप सभी ने सुना होगा। सो वही था यहाँ पे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इज बेस्ड ऑन फ्लैंक कांस्टेंट। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस पे है। क्या है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.8 G है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को उस स्थान पर ज्ञात कीजिए जहां चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर सतह में घूमने के लिए स्वतंत्र है और क्षैतिज के साथ अपलावन कोण इतना दिया हुआ है। इतना सा बवाल नहीं करने को होता अपने एग्जाम पे। यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दो वैल्यू दी हुई है, आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। बी इक्वल टू BV मतलब बी इक्वल टू H cos थीटा, यही वाला फार्मूला यहाँ पे अपने को लगा देना है। तो H बराबर बेसिकली होता है H बराबर BE cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को B क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा अपना 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। B फाइंड करना है, तो B बराबर H अपान cos थीटा हो जाएगा। H का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, सो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 0.8 है H का वैल्यू, और cos 45 माइनस 1/√2, 1/√2 √2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 0.8 इंटू √2 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पे मुश्किल है जो दे। तो कितना होता है
0.8 इंटू 1.414, बस इसका गुणा करा लेना, राइट आंसर आपका आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 1.13 जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, CO में कार्बन और ऑक्सीजन पर अणुओं के बीच पृथक्करण 0.2 nm है। कार्बन परमाणु से द्रव के केंद्र की दूरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, the separation between carbon and oxygen molecules in CO is 0.12 nm means nanometer. What is the distance of the center of mass from carbon atom? So what will be the right answer? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शंस देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। 0.3 न्यूटन मीटर, 0.5 न्यूटन मीटर, 0.7 न्यूटन मीटर एंड 0.9 न्यूटन मीटर। बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपको बताना है और मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। इसका मैं आंसर यहाँ पे नहीं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अगर नहीं कर पाते हो तो मैं इसका स्क्रीनशॉट में सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। देन नेक्स्ट, शुद्ध बंकन के मामलों में शून्य अपरूपण बल का क्या महत्व है? इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो शियर फोर्स? तो 17 का क्या राइट आंसर होने वाला है, बताओ भाई। 17 का राइट आंसर बंकन का क्षण चर है। बीम के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट में एक ही बंकन है। बीम की सामग्री विजाती है। वक्रता की त्रिज्या बहुत छोटी है। क्या होगा राइट आंसर? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बीम के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट में एक ही बंकन है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 था या 17 था, देख लेते हैं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिर से एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक फ्लोटिंग बॉडी हमेशा तरल के बराबर होती है। अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन मास, वॉल्यूम, वेट, नन ऑफ दिस। अभी ये सब पता होगा, मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम, आयतन, वेट, भार, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, वेट के इक्वल होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार विस्पंद आवृत्ति का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन व्हाट इज द मीन्ड बाई बीट फ्रीक्वेंसी? सो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर होने वाला है? अंतर आवृत्ति का आधा, औसत आवृत्ति के बराबर, अंतर आवृत्ति का दुगुना, या औसत आवृत्ति का तिगुना। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर आवृत्ति का दुगुना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गति के परिवर्तन की दर के लिए आयामी सूत्र इस प्रकार है। द डायमेंशन फार्मूला फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द सेम एज दैट फॉर आयाम, संवेग, बल या फिर कार्य। क्वेश्चन नंबर 20, सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्स इक्वल, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द सेम एज दैट फॉर फोर्स। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक तगड़ा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप है, चलो इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? एक वृत्ताकार कुंडल 7 × 10⁻⁵ टेस्ला प्रेरण के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है, जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और इसमें 80 मोड़ है, मतलब 80 मोड़ है, जो कि 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। यदि कुंडल का तल चुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री अनुदैर्ध्य है तो कुंडल पर लगने वाले बल मीन्स बला गुण की गणना कीजिए। ओके, देन इसे सॉल्व करते हैं। सो इंग्लिश पे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? अ सर्कुलर कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 7 × 10⁻⁵t whose radius is 16 centimeter and it has 80 turns that carries 6 ampere current. Calculate the torque acting on the circular coil when the plane of the coil is 45 degree normal with the magnetic field. So क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21? ठीक है, आप मान लो एग्जाम पे अपने को कितना टाइम बचता है? 1.5 मिनट केवल बचे अपने पास, ठीक है, 20 मिनट होने के लिए। सो चलो इसे करते हैं 21, चलो कोई नहीं, अभी हम बता रहे तो हो जाता है। सो यहाँ पे गिवन रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल कितना है? आर का मान कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर पे 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻² मीटर। ओके, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 80 टर्न दिया हुआ है, कॉपी पे लिखते चलो हो जाएगा, अभी स्क्रीन पे नहीं बनेगा मुझसे पूरा। ओके, देन करंट कितना है? I = 6 एम्पियर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है? बी का वैल्यू 7 × 10⁻⁵ और एंगल कितना है? थीटा = 45 डिग्री। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना होता है? 1 = πr²। πr², आर कितना है? पाई का मान आपको 3.14 और आर का मान पहले ही निकाल दिया था 1 मीन्स 16 गुणा 10 के घाते माइनस मीन्स 16 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लेना और फार्मूला मैं बता देता हूँ, आई थिंक आपसे भी पता होगा।
वाला गुण इक्वल टू मीन्स टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और एम इक्वल टू क्या होता है एन आई ए, ठीक है। सभी टर्म्स दिए हुए हैं, एन का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, साइन थीटा 45 डिग्री है। बस सॉल्व कर लेना है आपको। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे कमेंट पे, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू आपके सामने बस सॉल्व करना है, ठीक है, और एग्जाम पे इसी तरह से करोगे देन डेफिनेटली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अभी 3 बचे हैं। एक पतली प्रिज्म के तत्व की प्रसरणशील शक्ति क्या है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ थिन प्रिज्म। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? प्रिज्म की आकृति और आकार पर निर्भर होता है, प्रिज्म की संरचना के साथ प्रकाश किरणों द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर होता है, प्रिज्म के तत्व से जुड़े अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है, यह प्रसरणशील अनुपात कोणीय प्रसरण का मध्य और कोणीय विचलन का अनुपात है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। प्रिज्म के तत्व से जुड़े अपवर्तक सूचकांक पर निर्भर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अगर प्रकाश का स्रोत रैखिक होता है तो तरंगार्घ कैसा दिखाई देता है? हाउ डज द वेव फ्रंट अपीयर इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज लाइन? बेलनाकार, गोलाकार, समतल या षटकोणी? सो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बेलनाकार दिखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निरंतर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में चलते हुए एक कण का औसत वेग पहले t सेकेंड में एक प्रारंभिक वेग u है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन अ फर्स्ट t सेकेंड इज। सो 24 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शंस देख लो, u प्लस हाफ at, u प्लस at, u प्लस at/2, u/2। बताना 24 का एक और भी, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने किए हैं, और 16 नंबर और 24 नंबर। देन 25 देख लेते हैं लास्ट, और अपना स्कोर बताना कितना रहा। गैस समीकरण PV/T निरंतर एक आदर्श गैस के निरंतर द्रव्यमान के लिए निरंतर सत्य है। द गैस इक्वेशन PV/T इक्वल टू कांस्टेंट इज ट्रू फॉर अ कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोइंग। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? एजोटेर्मल परिवर्तन, स्थरोज्म परिवर्तन, समदाब परिवर्तन या किसी भी प्रकार का परिवर्तन? क्या होगा राइट आंसर? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है कि किसी भी प्रकार का चेंजमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी 25 क्वेश्चन हो गए एंड लेवल बहुत अच्छा खासा था। अगर यहाँ पे आपका 15 प्लस स्कोर जाता है देन डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक कर देना, और बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द video, so hit the like button and subs this channel. So bye bye, take care and जय हिंद।